एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें हमने टॉप 50 एमसीक्यूज कवर करा है फॉर योर अपकमिंग पीजीआई-एमएआर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में जो हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, इसमें हमने जो 50 एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, इसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर करे हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। और हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है, यानी हर एक सब्जेक्ट का आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और आपको इन सारे क्वेश्चंस का काफी शॉर्ट प्रिस्क्राइब हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रखा है। बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है क्योंकि आप एज अ रिविजन भी इसे फॉलो कर सको, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन कल ही है। तो अच्छे तरीके से आप इसे फॉलो करिए। मस्ट वॉच वीडियो है। एग्जामिनेशन से मैं कहूंगी आपको अगर टाइम मिले 1 आवर पहले भी आप इस वीडियो को देखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफी रिपीटेड क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगी ऑल द बेस्ट। कूल माइंड से जाइए एग्जामिनेशन में। जो इजी क्वेश्चन है पहले आप उसे सॉल्व करिए, जो डिफिकल्ट है उसको ज्यादा बाद में टाइम दे दीजिए। तो आई होप यू गेट अ गुड स्कोर एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देन अब हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Then question है, find the work done by external force in bringing two charges of 10 coulomb each from infinity to a separation of 2 meters। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में दो केसेस बन रहे हैं। अगर हम केस 1 की बात करें, इनिशियली दो चार्जेस है बता रहा है, ठीक है, Q1 Q2 समझ लीजिए। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये कहीं इन्फिनिटी डिस्टेंस है। अब केस 2 बता रहा है, केस 2 में हमें दिया है कि ये दो चार्जेस है और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। यानी इंफिनिटी से इन दोनों चार्जेस को 2 मीटर लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है यू एफ, यानी यू फाइनल माइनस यू आई, यू इनिशियल। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 दे दीजिए। और इसी इक्वेशन में हम जो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, यू फाइनल की एंड यू इनिशियल की, और इसी इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट करना है हमारी वैल्यूज को। तो सबसे पहले हम यू फाइनल फाइंड आउट करेंगे। तो यू फाइनल होगी आपकी, यू फाइनल वैल्यू होगी यहाँ पर, यू फाइनल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by Q2 अपॉन R। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। देखिए दोनों चार्जेस का हमें दिया गया है, चार्जेस जो कि है 10, दोनों भी चार्जेस का 10 है। तो 10 इंटू 10 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर इंटू है। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप सभी को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पर जो वैल्यू है 10 इंटू 10 आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10⁻² डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻11 जूल। ठीक है, तो ये हमारी आ गई यू फाइनल वैल्यू आ गई। अब यू इनिशियल हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यू इनिशियल सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जो हमने यू फाइनल में हमने अप्लाई करा था। ठीक है, 1/4 पाई के हमें वैल्यू पता है जो कि होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 बाय Q2, ये हमें पता है 10 इंटू 10, तो हमने 10⁻² हम लिख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय R। तो देखिए इनिशियली हमने देखा फर्स्ट केस में जो दोनों चार्जेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप किसी भी टर्म को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 0। तो ये यहाँ पर क्योंकि पूरा टर्म जो है ये आपका मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो u इनिशियल हमारा आ गया 0। अब हमने जो ये इक्वेशन लिखी थी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो W आ जाएगा आपका u फाइनल माइनस u इनिशियल, जो आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻11 माइनस 0, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻11 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, यानी इतनी एनर्जी लगेगी आपको जो दो चार्जेस है उनको 2 मीटर्स अपार्ट लाने में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट
an electric dipole is placed inside a cube, what will be the nature of electric flux from the cube surface? ठीक है, यानी यहाँ पर हमें क्वेश्चन बता रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब में इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, डायपोल में प्लस क्यू प्लस एक साइड होता है और एक होता है माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए ये डायपोल में हमें बता रहा है जब हमने इस क्यूब में डायपोल प्लेस करा, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेचर क्या होगा, तो उसके लिए आपको गॉस लॉ बताना चाहिए। गॉस लॉ, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर जो Q इनक्लोज्ड है, यहाँ पर Q क्या है हमारा, एक प्लस Q है और एक माइनस Q है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस Q माइनस Q कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमारी हो गई जीरो। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो फ्लक्स एट ऑल। नेक्स्ट, the potentiometer wire AB shown in figure is 50 cm long. When AD is 30 cm, no deflection occurs in the galvanometer. Find R. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर वायर है जो कि है 50 सेंटीमीटर लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ये है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर AD की भी हमें लेंथ दी गई है, तो AD की लेंथ जो है ये 30 सेंटीमीटर है। अब बताना है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में देयर इज नो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें R की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ R फाइंड आउट करना है व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 6 अपॉन AD इज इक्वल टू R अपॉन DB, ठीक है, DB। अब देखिए 6 अपॉन AD की आपको वैल्यू पता है, AD का यहाँ पर दिया है 30 इज इक्वल्स टू R अपॉन, देखिए 50 माइनस 30, यहाँ पर DB की आपको लेंथ पता लग जाएगी जो कि है 20, ठीक है। अब देखिए ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 ओहम। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 4 ओहम। नेक्स्ट, the angular momentum of an electron in Bohr's hydrogen atom whose energy is minus 3.4 electron volt is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो है हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन है बोर्स हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बोर्स थ्योरी के हिसाब से हमें एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और हमें एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, तो एनर्जी यहाँ पर गिवन है, हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम होता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे देंगे, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बाद में हमें इसी इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमें पता है एनर्जी दी गई है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, सॉरी ये हमें एनर्जी दी गई है। अब एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 13.6, Z जो होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, देन 1² हो जाता है 1, तो हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे, देन यहाँ पर n², ठीक है। E की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर E की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब n यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है, तो n को अगर हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो माइनस 13.6 अपॉन माइनस 3.4, ठीक है, तो ये माइनस माइनस साइन कट जाएगी, अगर हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, तो n की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 2। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर हो जाएगा आपका, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब देखिए n की वैल्यू में पता लग गई 2, तो 2h अपॉन 2 पाई, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन पाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई तो आ जाए h अपॉन पाई, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी h अपॉन पाई। नेक्स्ट, the magnetic flux in a closed circuit of resistance 20 ohm varies with the time t as phi is equals to 4t cube plus 2t square minus 15t plus 3. Calculate the magnitude of induced EMF at t is equals to 1 second. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें फाई दिया गया है, हमें EMF फाइंड आउट करना है व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड।
तो देखिए फाई की वैल्यू दी गई है, इक्वेशन दी गई है 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 3, ठीक है। और हमें ईएमएफ इंड्यूस जिसे हम वोल्टेज इंड्यूस भी कहते हैं, वी इंड्यूस, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाय डी टी, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर डी फाई हमें पता है 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 3 डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव लेना होगा इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू टी रेस टू क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2t माइनस 15 इंटू टी का 1 हो जाएगा प्लस 3 एक कांस्टेंट है तो यहाँ पर उसका हो जाएगा डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंटू 3 हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 15, ठीक है। ये एक हमें इक्वेशन मिल गई। अब देखिए यहाँ पर हमें वो जो ईएमएफ इंड्यूस है यानी वोल्टेज इंड्यूस है, हमें कब फाइंड आउट करना है, जब t की वैल्यू 1 हो, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन में ही दिया गया है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम जो t है, t की जगह पर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो t की जगह पर अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 आ जाएगा 4 माइनस 15। तो यहाँ पर अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉरी इस नंबर्स को अगर हम सॉल्व करें, 12 प्लस 4 इज 16, 16 माइनस 1 इज सॉरी 16 माइनस 15 इज 1। तो यहाँ पर जो V इंड्यूस है यानी EMF इंड्यूस है वो आ गया 1 वोल्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट, a body of moment of inertia 6 kg per meter square rotating with an angular velocity 2 radian per second has the same kinetic energy as mass of 6 kg moving with the velocity of। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक बॉडी है और उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है और एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आए 6 kg पर मीटर स्क्वायर एंड हमें एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की वैल्यू दी गई है जो कि है 2 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है मास ऑफ, ठीक है, सेम है काइनेटिक एनर्जी एस मास जो है 6 kg के। अब हमें इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें जो पॉइंट दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम है काइनेटिक एनर्जी एज मास जो है 6 kg के। तो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगी सेम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब हाफ m जो कि मास है 6 लिख दीजिए v स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, हाफ आई भी 6 है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 6 है इनटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू जो है ये 2 है, 2 रेडियन पर सेकेंड, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये सारे टर्म और ये टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो v की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, यानी वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। तो हमें बताना है कि 1 kg सब्सटेंस में कितनी एनर्जी होगी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये है आइंस्टाइन रिलेशन और यू कैन से आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 1 kg ऑफ सब्सटेंस दिया है यानी मास दिया है हमें 1 इंटू c यानी स्पीड ऑफ लाइट। c की अब वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ इंटू द होल स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर अगर लोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 10 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 16 टू 10 हो जाएगा यहाँ पर 16, तो 9 इंटू 10⁻16 जूल, यानी 1 kg ऑफ सब्सटेंस में कितनी एनर्जी होगी 9 इंटू 10⁻16 जूल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 इंटू 10⁻16 जूल। नेक्स्ट,
What happens to the resistance of a pure semiconductor when heated? देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हमने प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर रेजिस्टेंस जो है ये सेम रहेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए एग्जामिनेशन में या तो आपको सेमीकंडक्टर पूछा जाता है या फिर कंडक्टर, दो पूछा जाएगा। एक पूछा जाता है आपको सेमीकंडक्टर और सेकेंड पूछा जाता है कंडक्टर जिसमें आपका कॉपर होता है। ठीक है, अब देखिए सेमीकंडक्टर को अगर आप हीट करते हो तो रेजिस्टेंस जो है ये आपका डिक्रीज होता है, लेकिन कंडक्टर जिसमें कॉपर होता है अगर आप इसे हीट करते हो कंडक्टर को तो रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होता है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि प्योर सेमीकंडक्टर को अगर आप हीट कर रहे हो तो रेजिस्टेंस जो है ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। नेक्स्ट, in the van der Waals gas equation, P plus A upon V square V minus B is equals to RT. The constant A is introduced to compensate for. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें हमसे क्या पूछ रहा है कि van der Waals गैस इक्वेशन जो कि होती है P plus A upon V square, ठीक है, V minus B is equals to RT। ये van der Waals गैस इक्वेशन है जिसे रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये A टर्म है ये हमें क्या बताता है, तो देखिए यहाँ पर आपको A पूछा गया है। अब क्वेश्चन में आपको A भी पूछा जाएगा और समटाइम्स आपको B भी पूछा जाएगा कि B क्या इंट्रोड्यूस करता है। तो देखिए यहाँ पर जो van der Waals गैस इक्वेशन होती है A इंट्रोड्यूस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए बताता है, ए इंट्रोड्यूस करता है, और जो बी होता है वो बताता है कि कितने फाइनाइट साइज है गैस मॉलिक्यूल से, कितने साइज है। जबकि आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो बताती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसमें ना ही ए और बी टर्म का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ए होता है फोर्स ऑफ, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बताती है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल और ना ही कितना उनका गैस मॉलिक्यूल का साइज है, क्योंकि नेग्लिजिबल हम कंसीडर करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। लेकिन नहीं, रियल गैस इक्वेशन कहती है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है एंड जो बी है वो होता है यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स के साइजेस, कितनी फाइनाइट उनके साइज है। तो यहाँ पर आइडियल गैस van der Waals गैस इक्वेशन जिसे हम रियल गैस इक्वेशन कहते हैं उसमें जो ए होता है, ए इंट्रोड्यूस करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट, force 3I plus 4J Newton acts on a body and displaces it by 3I plus 4J meter. The work done by this force is. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन बताना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा। अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो फोर्स है 3I plus 4J, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट 3I plus 4J। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है हमें। अब देखिए वर्क डन यहाँ पर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 3I को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, देन 4J को पूरे इस टर्म से अगेन मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे 3I इंटू डॉट 3I प्लस 4J डॉट ऑफ 4J, ठीक है, 4J 3I प्लस 4J। पहले हमने 3I को फोल टर्म से मल्टीप्लाई करा, देन 4J को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करा। देखिए अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, I इंटू I 1 होता है। ठीक है, तो वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। प्लस 3I प्लस 4J, तो डॉट प्रोडक्ट में I अगर J से आप मल्टीप्लाई करते हो तो टर्म 0 हो जाता है। उसी तरीके से 4J इंटू 3I करोगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, प्लस आएगा 4J इंटू 4J हो जाएगा आपका 16 और J इंटू J डॉट J आपका वो प्रोडक्ट होता है 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9 प्लस 16 हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पर हमें वर्क डन पूछा गया है तो वर्क डन हम जूल में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा 25 जूल्स, तो इसीलिए आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the boiling point of para-nitrophenol is higher than that of ortho-nitrophenol because, तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि para-nitrophenol का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है
ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से। तो हमें रीजन बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको पैरानाइट्रोफेनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर वेज ग्रुप और पैरा पर है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है। अब ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का किस तरीके से होगा कि यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप होगा। अब देखिए पैरानाइट्रोफेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, बिकॉज पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से आपका इस तरीके से NO आएगा, NO2 यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर OH, ठीक है, OH, और यहाँ पर जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड से यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है। और अगर ऑर्थो की बात करा जाए तो ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इंट्रा यानी यहाँ से नाइट्रोजन का बन रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड आपस में बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसे बॉईल करते हैं तो ये इजीली बॉईल हो जाएगा। ठीक है, और पैरा में क्योंकि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सरफेस ज्यादा लगता है, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना बॉईल करने में टाइम लगेगा। इसीलिए पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफेनॉल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफेनॉल। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ ये कंपाउंड दिया गया है हमें जो कि साइक्लिक कंपाउंड है विथ RMgX लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखिए ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इससे हमें यहाँ पर MgX से रिएक्ट करवाना है। ठीक है, यानी जो कि हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से ब्रेक होता है, R-MgX प्लस इस फॉर्म में होता है। अब इस पर यानी इस कंपाउंड पर किस तरीके से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, तो देखिए यहाँ पर CH2, ठीक है, CH2 होगा एंड 2 CH2 है। ठीक है, ये हमारे 2 CH2 है। CH2 में ये वाला O यहाँ पर रहेगा, O माइनस है, तो यहाँ पर MgX यहाँ पर अटैक करेगा और R जो है CH2 से अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी RCH2 CH2O MgX, इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। अब अगर इस रिएक्शन का हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, RCH2 CH2O और ये OH यहाँ पर अटैक करेगा, MgX बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये देखिए ऑप्शन सी में है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the equilibrium reaction that does not have equal values for Kc and Kp। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है जो इक्विलिब्रियम हमें रिएक्शंस दी गई है, तो इन सारे रिएक्शंस में Kc एंड Kp की वैल्यू किस इक्वेशन में इक्वल नहीं है, ये हमें बताना है। तो वन बाय वन हम सारे इक्वेशन को चेक करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। Kp एंड Kc में जो रिलेशन है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा एन जी, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एन क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू होती है डेल्टा एन इज इक्वल्स टू Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस Ng ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर देखते हैं हम, तो देखिए पहले तो हमें प्रोडक्ट में गिनना है, यानी राइट साइड में देखना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन का एंड 1 ऑक्सीजन का, कितने हो गए राइट साइड में 2 है ना। तो डेल्टा एन क्या हो गया प्रोडक्ट के लिए 2 माइनस, और लेफ्ट साइड में देखिए NO के 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 माइनस 2 इज 0। तो यहाँ पर इस टर्म को अगर हम इस तरीके से लिखे, यहाँ पर अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो Kp इज इक्वल्स टू Kc RT, डेल्टा एन की वैल्यू हमारी आ गई 0, तो डेल्टा RT रेस टू 0 हो जाता है 1, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर Kp इज इक्वल्स टू Kc। तो ये बराबर हो गया, लेकिन हमें बताना है कि इक्वल नहीं है किस इक्वेशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर Kp और Kc दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। उसी तरीके से ऑप्शन बी में देखते हैं हम, तो डेल्टा एन की वैल्यू प्रोडक्ट में देखिए 1 एंड 1, यहाँ पर 2 है,
माइनस लेफ्ट साइड में भी 1 SO2 के एंड 1 NO2 के मॉलिक्यूल है 2, 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है। तो जैसे हमारी फर्स्ट ऑप्शन में आया था कि यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई, तो ऑप्शन बी में भी यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई, यानी ऑप्शन बी में भी Kp और Kc एक दोनों के इक्वल है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन सी देख लीजिए। ऑप्शन सी में डेल्टा एन की वैल्यू देखिए, प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल है 2 माइनस, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एंड आयोडीन का 1, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 है, तो 2 माइनस 2 इज 0। दैट मीन्स अगेन यहाँ पर Kp और Kc एक दूसरे के इक्वल है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। डी किस तरीके से, डी आप चेक भी कर सकते हो। डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट में देखिए 2 मोल से माइनस, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन के एंड 1 ऑक्सीजन के, कितने हो गए 3, 2 माइनस 3 इज -1। तो अगर यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगी यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT और डेल्टा एन की वैल्यू -1। तो देखिए यहाँ पर आपके टर्म्स जो है इक्वल नहीं होंगे, Kp और Kc एक दूसरे का इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी जो कि Kp और Kc को इक्वल नहीं करेगी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following polymer can be formed by using the following monomer unit? तो देखिए यहाँ पर हमें कंपाउंड दिया गया है जिसे हम कहते हैं कार्पोलैक्टम। इस कंपाउंड को कहते हैं कार्पोलैक्टम। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को हम कार्पोलैक्टम कहते हैं, और इस मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है उसे हम कहते हैं नायलॉन 66। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायलॉन 66। नेक्स्ट, What are the ideal Van't-Hoff factors for the following compounds? तो हमें यहाँ पर कुछ 4 compounds दिया गया है और हमें बताना है कि Van't-Hoff factor क्या होगा हर एक compound के लिए। तो देखिए Van't-Hoff factor क्या कहता है कि जो कंपाउंड है उसमें कितने आयंस फॉर्म हो रहे हैं, यही हमें बताना है, और यही होता है Van't-Hoff factors। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड लेंगे हम BaOH2। तो देखिए ये जो हमारा कंपाउंड है ये किस तरीके से ब्रेक होगा, तो Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर बेरिलियम का 1 एंड OH माइनस का 2 आयंस, तो उस तरीके से टोटल यहाँ पर कितने बन गए आयंस 3, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड देखिए सेकेंड C6H12O6, तो ग्लूकोज कभी ब्रेक नहीं होते, ग्लूकोज कभी आयनिक फॉर्म में नहीं होता है, तो ग्लूकोज का जो Van't-Hoff फैक्टर हो जाता है ये होता है 1। उसी तरीके से हम K3PO4 का लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए K3 का 3 प्लस प्लस PO4 3 माइनस, इस तरीके से इनके आयन ब्रेक होते हैं, तो 3K प्लस का और 1 PO4 3 माइनस का, तो उसी तरीके से टोटल हो गया यहाँ पर 4, ठीक है। देन उसके बाद HNO3 का लिख देते हैं हम। HNO3 का किस तरीके से ब्रेक होगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ पर H प्लस का 1 आयन एंड NO3 का 1, तो इस तरीके से यहाँ पर कितने हो गए 2 आयन। तो देखिए ये हमें ये ऑर्डर किस में दिख रहा है, पहले 3, 1, 4 एंड 2, तो ये ऑर्डर हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following will be the most reactive for SN1 reaction? तो हमें बताना है कि जो हमें कंपाउंड्स दिए गए इनमें से सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए सबसे जल्दी जो कंपाउंड SN1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो होगा ऑप्शन डी। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से है जो कि टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जैसे पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये Cl माइनस यानी हैलाइड ग्रुप निकल जाता है, तो हैलाइड ग्रुप निकल जाएगा तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH3 ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा बन रहा है ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और साथ ही साथ ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। देखिए यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर रेजोनेंस मूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस जो है मूव करता है तो कंपाउंड को और स्टेबल बनाता है। उसी तरीके से अगर हम बाकी रिमेनिंग ऑप्शन पर भी देखें, ऑप्शन सी में भी देखिए टर्शियरी कार्बन है लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए ये स्टेबल नहीं होगा और जल्दी से SN1 रिएक्शन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी में
ऑप्शन बी में रेजोनेंस तो है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कार्बोकटायन है सेकेंडरी है, टर्शियरी कार्बोकटायन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट है और ऑप्शन ए ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, जो कि मोस्ट रिएक्टिव होगा कंपाउंड फॉर SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट, what is the oxidation number of the central metal atom in the कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है और इसमें हमें बताना है कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी यहाँ पर हमें बेसिकली NH3 का बताना है। तो देखिए Pt प्लेटिनियम पर X हम मान लेते हैं, NO3 जो कि एक न्यूट्रल है तो यहाँ पर 0 चार्ज होगा। इसी तरीके से Cl -1 होता है और यहाँ पर Cl तो दो Cl है तो -2 होगा और इज इक्वल्स टू, ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2, अगर हम -2 में है इस साइड चला गया 2 तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी +2। नेक्स्ट, Which of the following graph represent Boyle's law? तो हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है और कौन सा एक ऐसा ग्राफ है जो कि Boyle's law को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Boyle's law क्या होता है? Boyle's law कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इसीलिए PV इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो PV कांस्टेंट होना चाहिए, तो PV देखिए दिए गए ग्राफ्स में से PV किस ग्राफ में कांस्टेंट है, ये है ऑप्शन बी में, तो इसीलिए ऑप्शन बी में जो ग्राफ है ये बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Which compound has the lowest degree of ionic character? तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जिसका जो लोएस्ट डिग्री होता है उनका आयनिक कैरेक्टर जो है वो लो होता है। तो देखिए यहाँ पर AlCl3 ये जो कंपाउंड है इनका लोएस्ट होता है आयनिक कैरेक्टर, बिकॉज देखिए MgCl2, NaCl एंड CaCl2 ये जो 3 कंपाउंड्स है, ये तीनों भी कंपाउंड जो है ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है जो कि अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल होते हैं और इनमें जो आयनिक कैरेक्टर है वो हाईएस्ट होता है, लेकिन AlCl3 जो है ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है आपके पीरियोडिक टेबल के और इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, Which of the following is depend on temperature? तो हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन ए है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोल्स है, मोल्स तो नंबर होगा एक, ठीक है, एंड मास ऑब्वियसली मास जो है एंड मोल्स जो है ये टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है इनका। टेम्परेचर अगर हम कम ज्यादा करें तो मोल्स में कोई कमी नहीं होगी या फिर मोल ज्यादा नहीं होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर मोलैलिटी आंसर नहीं होगा। देन हम मोल फ्रैक्शंस देख लेते हैं। मोल्स का मोल फ्रैक्शन मीन्स हम जनरली हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अगर देखा जाए सिंपल फॉर्म में बात करा जाए तो हम मोल का फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन का होता है Na/Na प्लस Nb टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर अगेन जस्ट मोल की यहाँ पर बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। देन वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिए WA प्लस WB इनटू परसेंटेज का है इसलिए 100। तो देखिए वेट का और टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वेट कम ज्यादा करो तो अगर आप टेम्परेचर कम ज्यादा करो तो वेट कम ज्यादा होगा क्या, नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। तो देखिए मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये वॉल्यूम जो होता है
वॉल्यूम टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। वॉल्यूम आप कम ज्यादा करोगे, सॉरी टेम्परेचर आप कम ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम जो है इस पर टेम्परेचर का फर्क होगा, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिपेंड करता है मोलैरिटी पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए अभी तक हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम। देखिए ह्यूमन में जो फीमेल्स होती है, जैसे फीमेल्स जो होती है उनमें टर्नर सिंड्रोम किस वजह से होता है? टर्नर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम देखिए एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल जो है ये बॉर्न होती है ओनली विथ एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम से फीमेल बॉर्न होती है, क्योंकि हमें बताया फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं एंड मेल में XY होता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम से वो बॉर्न होती है और एक एक्स जो क्रोमोसोम है ये उनमें एब्सेंट होता है फीमेल में। तो ऐसा टर्नर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसमें फीमेल में एक एक्स सही बॉर्न होती है और दूसरा एक्स एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर हैज 45 क्रोमोसोम विद एक्सो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following is hormone releasing intrauterine device? तो देखिए हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो यूटेरिन डिवाइस रिलीज करते हैं। तो वो हार्मोन है LNG20। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी LNG20। नेक्स्ट, the movement of a gene from one linkage group to another is called। तो देखिए जीन का अगर मूवमेंट हो रहा है एक लिंकेज ग्रुप से अदर लिंकेज ग्रुप में तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अगर क्वेश्चन में ऐसा बताया जाता है जस्ट द क्रॉस ओवर जीन फ्रॉम वन, अगर क्रॉस ओवर पूछा गया था, अगर क्रॉस होता क्वेश्चन में तो क्रॉसिंग ओवर होता करेक्ट आंसर, लेकिन मूवमेंट पूछा गया यहाँ पे मूवमेंट अगर बताया, अगर ऑप्शन में मूवमेंट वर्ड आ रहा है दैट मीन्स जो डेफिनेशन है ये ट्रांसलोकेशन की, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट, कैपेसिटेशन रिफर्स टू द चेंजेस इन दी। तो कैपेसिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म अगर होता है तो उसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, हाई वैल्यू ऑफ BOD जो कि होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स दैट। तो देखिए BOD की वैल्यू अगर हाई हुए तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो वाटर है वो हाईली पॉल्यूटेड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए ऐसा भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, अगर आपका BOD की वैल्यू लेस है तो वाटर क्या होगा, क्या इंडिकेट करता है? तो वो इंडिकेट करता है कि वाटर लेस पॉल्यूटेड है। और अगर आपकी BOD की वैल्यू प्योर कब होती है ये आपको बताना चाहिए। अगर आपकी BOD की वैल्यू लेस देन 5 ppm है तो उस केस में हम कहेंगे कि आपका वाटर जो है ये प्योर वाटर है। लेकिन हमें हाई वैल्यू ऑफ BOD दिया गया है, तो जब भी BOD की वैल्यू हाई होती है तो वाटर जो है ये हाईली पॉल्यूटेड होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कोकोनट जो होता है उसके अंदर जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जो कोकोनट वाटर होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू दी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि एस्थमा जो है किस ऑप्शन से रिलेटेड है। तो एस्थमा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया और अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन लंग्स। क्या होता है ट्रैकिया का, सॉरी एस्थमा का मतलब? तो एस्थमा जो है ये रिलेटेड होता है एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन लंग। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मस्ट फंगाई इज। मेजर कंपोनेंट है फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो होता है काइटिन और पॉलीसैकेराइड भी होता है। तो यहाँ पर आपको काइटिन दिया है तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Alexander von Humboldt described for the first time species area relationships। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if a butterfly has chromosome number 360 in its meiocyte 2n, what will be the chromosome number in its gametes?
ठीक है, तो बटरफ्लाई का क्रोमोसोम नंबर जो है 360 है और इट्स मियोसाइट जो है ये 2n है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है 2n इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 360/2, तो n इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैमेट्स है, गैमेट्स यहाँ पर हो जाएंगे 180। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ से अब हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है हम ह्यूमन बीइंग में वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। तो जिसमें 120 जो है ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एंड 80 जो है ये आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो एग्जामिनेशन में ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है 120 क्या होता है ब्लड प्रेशर में हमारे और 80 का क्या मतलब होता है ब्लड प्रेशर में, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो 120 होता है आपका सिस्टोलिक एंड 80 होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी आपका जब भी हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन करता है उस टाइम पर जो प्रेशर होता है वो होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बीइंग में वो होता है आपका 120/80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। तो देखिए हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है हमें ये बताना है। तो बॉडी में हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये रेगुलेट करता है। अब एग्जामिनेशन में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड इंसुलिन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ग्लैंड पूछा जाता है, तो वो ग्लैंड है आपका, देखिए पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हमें हार्मोन पूछ रहा है जो कि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, वो है इंसुलिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इंटरनेशनल नर्स डे है ये कब सेलिब्रेट कराया जाता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्स डे ये जो है 12 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द नॉर्मल रेंज ऑफ BMI जो कि होता है बॉडी मास इंडेक्स इज। तो देखिए BMI का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 18.5 to 24.9। ठीक है, तो यहाँ पर 18.5 से अगर आपका कम आ रहा है BMI, ठीक है, 18.5 से अगर आपका BMI कम आ रहा है तो उसे हम कहते हैं अंडरवेट, और 24.9 से ज्यादा आ रहा है तो उसे हम कहते हैं ओवरवेट, और अगर आपका 30 या फिर 30 से ज्यादा BMI आ रहा है तो उस केस में हम उसे कहते हैं कि वो ओबेज है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज होता है 18.5 to 24.9, ये नॉर्मल रेंज ऑफ BMI होता है। अब कई बार हमें BMI का एग्जामिनेशन में फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन kg अपॉन हाइट, हाइट का आपका स्क्वायर, और हाइट जो होगी इन मीटर होती है हाइट। ठीक है, तो BMI का फॉर्मूला होता है जो भी आपका वेट है केजीज में आपको पुट करना है और हाइट का आपको स्क्वायर लेना है, तो आपका आ जाएगा BMI। तो कई बार आपको फॉर्मूला भी पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। और नॉर्मल रेंज होती है BMI की 18.5 to 24.9, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कॉन्जेनाइटल डिसीज मीन्स। तो देखिए कॉन्जेनाइटल डिसीज वो डिसीज होती है जो आपको बाय बर्थ होती है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल का मतलब ही होता है बाय बर्थ, यानी बाय बर्थ जब आपका बर्थ हुआ हो तो किसी इंसान को अगर बर्थ से ही कोई डिसीज है तो उस डिसीज को हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसीज बाय बर्थ। नेक्स्ट, टैकीकार्डिया पेशेंट्स आर दोज हुज हार्ट रेट इज। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि टैकीकार्डिया पेशेंट्स जिनका हार्ट रेट क्या होता है हमें उनका रेंज बताना है यहाँ पर। तो देखिए टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया टैकी का मतलब ही होता है ज्यादा। ठीक है, टैकीकार्डिया जिसका हार्ट रेट, जिन पेशेंट का हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो, यानी ग्रेटर देन, अगर 100 है तो उससे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, तो कार्डिया जो कि हार्ट से रिलेटेड है और टैकी यानी ज्यादा। ठीक है, ग्रेटर देन 100, तो इसीलिए टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर आपका जो हार्ट रेट है, किसी पेशेंट का हार्ट रेट अगर 60 से कम है, ठीक है, 60 से लेस देन 60 है, तो उस केस में उसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, यानी ब्रैडी का मतलब ही होता है लो, 60 से कम है तो उनका हार्ट रेट जो है
उनका हार्ट रेट जो है 60 से अगर कम है तो उसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। और जो नॉर्मल रेंज होती है हार्ट रेट, हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है पर्सन की, वो होती है 60 से 100 के बीच में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जा सकता है आपको, नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है किसी भी पर्सन की, तो वो होती है बिटवीन 60 टू 100 और 16 एंड 100 होती है, सॉरी 16 एंड 100। और अगर आपकी टैकीकार्डिया पूछा है तो टैकीकार्डिया ग्रेटर देन 100, अगर ब्रैडीकार्डिया पूछा है तो उस केस में लेस देन 60 होती है। तो टैकीकार्डिया पूछा है क्वेश्चन में, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 100। नेक्स्ट, द टर्म एपनिया रिफर्स टू। तो देखिए एपनिया वर्ड का मतलब क्या होता है, तो एपनिया होता है सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, यानी एक ऐसा टाइम जिस टाइम पर आपकी ब्रीथ रुक जाती है, यानी इस ऐसा टाइम जिसमें आप सांस नहीं ले पाते हो, तो उसे हम कहते हैं सीसेशन ऑफ ब्रीदिंग, जिसे हम एपनिया कहते हैं। अब देखिए आपको एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेंज क्या होता है। तो नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेंज होता है ह्यूमन बींग्स में हम तो 12 टू 20 पर मिनट होता है। ठीक है, अगर 12 से कम है तो उसे हम कहते हैं ब्रैडी पीनिया। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ब्रैडी का मतलब होता है कम, 12 से कम है इसलिए ब्रैडी लग गया। अगर 20 से ज्यादा हो तो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा टैकी पीनिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ इस टाइप से भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 12 टू 20 पर मिनट होता है। ब्रैडीपीनिया क्या होता है, अगर 12 से कम है हमारी ब्रीदिंग रेट और अगर 20 से ज्यादा है तो टैकीपीनिया होता है। और उसमें एपनिया, हमारे ब्रीदिंग में एपनिया टर्म का मतलब होता है सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी ऐसा टाइम जिसमें हमारी ब्रीथ रुक जाती है, जिसमें हम सांस नहीं ले पाते, सांस हमारी रुक जाती है, उसे हम कहते हैं एपनिया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट, टेम्परेचर लोअर देन नॉर्मल टेम्परेचर इज रिफर्ड टू एज। तो देखिए अगर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल से अगर लोअर है टेम्परेचर बॉडी का, तो उससे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। तो जैसे कि हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर से अगर हमारा लो हो जाता है बॉडी टेम्परेचर तो उसे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, क्लियर। हाइपोथर्मिया जब हमारा टेम्परेचर जो है लोअर हो जाता है, लोअर देन नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, लोअर देन नॉर्मल टेम्परेचर, तो उससे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपो यानी लोअर और हाइपर यानी ज्यादा। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर है हायर हो जाता है, हायर देन नॉर्मल, तो उसमें हम जो टेम्परेचर आता है उसे कहेंगे हाइपरथर्मिया। जैसे 37 डिग्री से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे हाइपरथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया ये दो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टेम्परेचर से रिलेटेड। अब हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है डिक्रीज लेवल ऑफ O2 इन टिश्यूज। आपके टिश्यूज में जो O2 लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है, वो अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। और एनोक्सिया क्या होता है, एनोक्सिया होता है एब्सेंस ऑफ, ठीक है, एब्सेंस ऑफ O2 लेवल इन टिश्यूज। टिश्यूज में हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनमें अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल एब्सेंट हो तो उसे हम कहते हैं एनोक्सिया। ठीक है, तो ऐसे ही टर्म्स आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अगर आपका टेम्परेचर लो है तो उसे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, CPR स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर हमें CPR का फुल फॉर्म बताना है। अब जैसे कि एग्जामिनेशन में आपको फुल फॉर्म्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि GNM, ANM जो कि बहुत बेसिक है, BDS, MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसी तरीके से हमें CPR का फुल फॉर्म क्या होता है ये क्वेश्चन बताना है। तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। तो CPR जनरली क्या करता है, CPR हमारे जो हार्ट है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाता है तो उसे हम कहते हैं CPR। तो यही होता है आपका CPR का फुल फॉर्म, कार्डियक पल्मोनरी resuscitation. Next, मायोपिया इज एन आई कंडीशन इन विच। तो देखिए मायोपिया ये हमारी आई की कंडीशंस को बताता है। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया जो कि नियर साइटेडनेस से हम कहते हैं। ठीक है, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस को हम कहते हैं मायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको, जो नजदीक के ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है, ये आप देख पाते हो, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाते, तो उसे हम कहते हैं मायोपिया। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि दूर है, दूर के ऑब्जेक्ट आप देख पाते हो लेकिन नजदीक के ऑब्जेक्ट यानी करीब के जो ऑब्जेक्ट है ये आप नहीं देख पाते, तो उसे हम कहते हैं हाइपर
हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया जिसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मायोपिया जो कि एक आई कंडीशन होती है जिसमें आप नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ से अब हम इंग्लिश पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बताना है select the word closest in meaning to astute, यानी astute का closest meaning word, यानी एक तरीके से हमें astute का synonym बताना है। astute का मतलब क्या होगा? तो astute का मतलब होता है mentally sharp, जो clever हो, ठीक है, यानी ऐसा पर्सन जो नोटिस और कोई भी थिंग्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके, तो उसे हम कहते हैं astute। तो astute का यहाँ पर closest meaning word हो जाएगा clever, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देन नेक्स्ट, तो अगेन हमें इस क्वेश्चन में केन का सिनोनिम बताना है, यानी केन वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड क्या होगा ये हमें बताना है। सो केन का जो मीनिंग होता है वो होता है अवेयरनेस और नॉलेजेबल पर्सन, यानी किसी को उस नॉलेज का पता हो, जिससे सारा सब कुछ पता हो, यानी जो जिसके पास नॉलेज हो उसे हम कहते हैं केन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और इनका जो क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा नॉलेज। ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, then select the word opposite in meaning to obliterate। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें opposite यानी एंटोनिम बताना है obliterate वर्ड का। तो देखिए obliterate वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को डिलीट कर देना, ठीक है। तो डिलीट का अगर हम ऑपोजिट देखेंगे तो हो जाएगा रीस्टोर करना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीस्टोर। नेक्स्ट, Select the correctly spelled word from the following। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग दी गई है रिसीव्ड की, और हमें बताना है रिसीव्ड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो देखिए जो रिसीव्ड की करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी RECEIVED, यानी हमें ऑप्शन ए में करेक्ट स्पेलिंग दी गई है रिसीव वर्ड की, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, A person who studies bird is called। तो देखिए ऐसा पर्सन जो बर्ड्स की स्टडी करता है उससे हम क्या कहते हैं? जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन हम ऑप्शन ए और बी भी देखते हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो अर्थ वाटर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी अर्थ में जो ग्राउंड वाटर है या फिर सरफेस वाटर है उसके बारे में स्टडीज करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिस्ट। और एंटोमोलॉजिस्ट जो कि जूलॉजी से रिलेटेड है, यानी इंसेक्ट वगैरह की स्टडी जो करते हैं उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बर्ड्स की स्टडीज जो करते हैं वो बताना है हमें। जो ऐसे पर्सन जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन। देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट ऐसे पर्सन को कहते हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट हो, उससे हम कहते हैं किडनी अलाइनमेंट स्पेशलिस्ट हो, उसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। और हार्ट अलाइनमेंट्स को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और ब्रेन डिसीज से रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं और जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो लेकिन इस क्वेश्चन में नेफ्रोलॉजिस्ट पूछा है तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, किडनी अलाइनमेंट। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट राइस। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें वॉइस चेंज करना है, यानी हमें जो एक्टिव वॉइस में जो हमें सेंटेंस दिया है इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का अगर हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा द पेशेंट वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर नॉट टू ईट राइस, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन हमें वॉइस चेंज करना है, यानी जो हमें सेंटेंस दिया है एक्टिव में इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस है आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, तो ये एक्टिव वॉइस में दिया है। इसका पैसिव योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का हो जाएगा एक्सेप्टेड बाय मी, तो इसीलिए यहाँ पर जो एक्टिव सेंटेंस है इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए, योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी। नेक्स्ट, My watch is dash the table। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रीपोजिशन बताना है कि करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा। तो my watch is on the table, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the children were freed dash the danger। तो so the children were freed
फ्रॉम डेंजर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑप्शन बी। दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि आपके लिए ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गुड लक, अच्छे तरीके से एग्जाम दे दीजिए, एकदम कूल माइंड से जाइए और जो भी क्वेश्चन का आपको पहले आंसर आ रहा है पहले उसको टिक मार्क करिए एंड देन आप जो हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन है देन उसको बाद में सॉल्व करिए। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए एंड दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।